ठीक है, हो गया सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है वो आपने बताया। टाइम कितना है? देखो इतना भरा हुआ है कब मिनट में भरा हुआ है, पूरा भरने में कब तक पूरा भर जाएगा ये पूछा है। तो 21वें मिनट में क्या होगा, 4 तो भर जाएगा, डबल हो जाएगा पहले का, 1 मिनट में पहले का डबल हो जाएगा 21 मिनट में यहाँ पे, ठीक है। 22 मिनट में क्या हो जाएगा, एक अगले 1 मिनट में इसका डबल मतलब क्या, 1/8 का, इसका डबल हुआ 1/4, ठीक है। इसका डबल हो जाएगा मतलब कितना, कितना और भर जाएगा अगले, यानी 22 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/4 का डबल यानी हाफ, और अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा, फुल भर जाएगा, इसका डबल हो जाएगा यानी 23 मिनट में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आंसर होगा 23 मिनट। समझ गए क्या? हर 1 मिनट में डबल करते जाओ, 1/8 का डबल करोगे 1/4, फिर डबल करोगे हाफ, फिर डबल करोगे 1, यानी 3 टाइम्स इसको डबल होना पड़ेगा। 3 टाइम डबल होने का मतलब कितना है, 3। समझ गए सर? समझ में नहीं आया सर। कुछ समझ में आया बच्चे? अरे पर और अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/8 का डबल हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा। अगले 1 मिनट में क्या होगा, 1/4। सर सुनिए ना। हाँ बच्चे बोलो। सर आपका साउंड ना, जैसे फिजिक्स और एनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सर लोग का साउंड आता है ना, वैसे क्लियर नहीं आता है, थोड़ा सा ना अच्छा नहीं आता है। नहीं सर, क्लियर तो है सर। क्या दिक्कत होती है? सर सर बाकी ऐसा लोगों को तो क्लियर, बीच बीच में दब जाता है। अभी तक तो क्लियर है सर। बोला ये थोड़ा बहुत दब जाता है तो क्या हो गया? सर आप बहुत अरे फास्ट हम हो। लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, और सर थोड़ा धीरे बोलिएगा ना, और ना आप मिटाने से पहले नोट्स को ना, जो लिखे रहते हो नोट करा रहते हो, उसको मिटाने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा ना सर। क्या करते हो मिटाने से पहले? स्क्रीनशॉट बता लेना है सर दीजिएगा। उसको। सर मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दें कि बोल रही। स्क्रीनशॉट ले लो। सर मैं पूछ रहा था, आप पूरा भी नहीं किया और मिटा भी दी। भाई तो सर ये तुम्हारी गलती है ना, बीच में वो बच्ची कुछ और ही बात स्टार्ट कर दे रही है तो उसमें देखो, तुमको सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, हर 1 मिनट में डबल हो रहा है, तो 1 मिनट में 1/8 का डबल हो जाएगा मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ, 1 मिनट खत्म। फिर अगले 1 मिनट में 1/4 का डबल होगा यानी हाफ हो जाएगा, 2 मिनट खत्म। अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा, हाफ का डबल हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, 3 मिनट खत्म, 3 मिनट में क्या हो जाएगा, पूरा भर गया। ओके सर। टाइम भी तो बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, जब बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी क्वेश्चन बताया था, भूल गए क्या? सेम ही तो है क्वेश्चन। ओके
ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है, क्या होती है प्लांट फिजियोलॉजी? बोलो प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है? अच्छा तुम में से कोई 12th बोर्ड वाले बच्चे तो नहीं थे? तो बच्चा 12वीं बोर्ड का तो नहीं था तुम में से? नो सर। चलो अच्छी बात है। सब 12वीं पास। कि 12वीं नहीं, मैं तो फेल हूँ। तुम्हारे लिए भी है वैसी न्यूज़ कि 12वीं का एग्जाम जो है वो आगे की तरफ सरक गया है, हाँ सर, टल गया है। जो है वो भी आगे सरके। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, ये सीजी बोर्ड वालों का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है क्या, 12th वालों का? 10th वालों का बस हुआ है, सीजी वालों का भी 12th का नहीं पता। उनका पेपर मई में था, मई में है मतलब। हाँ हाँ वही ना, मई अभी में उनका है। अभी उनका कुछ नहीं आया, अभी उनका होगा ऐसा है। अब देखो हाँ तो सीबीएसई सर का अभी चल बोले गया, ना कोई 12th में है क्या ऐसा? सीबीएसई का है, सीबीएसई का। अच्छा पूछ लियो। अभी अभी आया है सीबीएसई 10th 12th का, कैंसिल हो गया, पोस्टपोन। हाँ तो एग्जाम जो है वो 12th बोर्ड वालों का पोस्टपोन हो गया, 10th का तो कैंसिल ही हो गया। सर, नीट का भी सीबीएसई हो का गया। है। सीबीएसई बोर्ड का हम लोग तो सीजीबीएसई वाले थे। 12th बोर्ड वालों का एग्जाम जो है वो अभी पोस्टपोन हो गया। 1 जून को रिव्यू होगी कंडीशन कि हाँ सीबीएसई है, तो कब मतलब 1 जून को क्या सिचुएशन रहती है हमारे इंडिया में कोविड की, उसके अकॉर्डिंग डेट आएगा। तो मान के चले कि 15 जून को मान के चले। तो सिचुएशन जो है वो खराब चल रही है अभी, और बाकी बच्चे जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा और टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, तुम लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा। देखो जिस तरीके से तुम इसे लेके चलोगे वैसी दुनिया दिखेगी। यदि एग्जाम के डिले होने को तुम एक सेटबैक मान के चलोगे तो सेटबैक है, और यदि तुम ये मान के चलोगे कि चलो थोड़ा सा टाइम और मिला है, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, तो फिर तुम उसे अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से देखते हो, ठीक है ना? सर नीट का फॉर्म कब आएगा? देखो अभी कब आता है। अरे जब आएगा तब भर लेना ना यार भाई, तेरे को क्या जल्दी है? चलो प्लांट सर फिजियोलॉजी क्या? पढ़ाइए। प्लांट फिजियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की या बॉटनी की जिसमें हम प्लांट के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही है उनका स्टडी करते हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स लाइक ट्रांसपोर्ट, mineral nutrition, photosynthesis, respiration, और plant growth and development, etc. तो प्लांट के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं उन सबकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। और कौन सी एक्टिविटी? जो चैप्टर्स है वही ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है ये सारी। क्या किसी को पता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन? बताइए क्या? स्टीफन हेज, who is father of Indian plant physiology? नहीं बताए? सर
कर दो रेस। प्लांट फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? जो चैप्टर्स है। और फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी सर जेसी बोस। सर जेसी का फुल फॉर्म? जगदीश चंद्र। चलो अब इसके बाद में अपने फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। यदि हम प्लांट में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट से कैसे अलग है बताओ? बताओ हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे है? बोलो ना। ब्लड फ्लूइड्स के थ्रू सेल्स टू सेल्स। बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम नाम का सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है और उस ब्लड में डिसॉल्व होकर के चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती है। क्या प्लांट की रगों में भी खून बहता है क्या? यस सर। प्लांट की रगों में जो बहता है वो खून नहीं है, पानी है। तो प्लांट के रगों में खून नहीं बहता है, प्लांट के रगों में पानी बहता है। तो उस पानी के अंदर डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब वो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसे जब हम स्टडी करेंगे तो हमें दो स्टेप में करना पड़ेगा, या दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक कम डिस्टेंस के लिए और एक ज्यादा डिस्टेंस के लिए। यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है वो दो टाइप का होगा। तो कौन सा दो टाइप? एक होगा शॉर्ट डिस्टेंस निम्न दूरी परिवहन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। दूसरा होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, उच्च दूरी परिवहन। निम्न दूरी परिवहन और उच्च दूरी परिवहन। यहां पर निम्न दूरी परिवहन का मतलब क्या है? एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल और विद इन द सेल। एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन होना या फिर सेल के अंदर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना क्या कहलाता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। काफी धीरे धीरे होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट from one part to another part of plant। धीरे होगा कि तेजी से होगा? तेजी से होगा। अंदाजा तुम लगा सकते हो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में अराउंड 50 माइक्रोमीटर का जो सेल का मतलब डायमीटर है उसको क्रॉस करने में अराउंड 2.5 सेकंड लगता है। 2.5 सेकंड में कितना? 50 माइक्रोमीटर। और लॉन्ग डिस्टेंस में जब पानी ऊपर जाता है तो 15 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मीटर पर आवर की स्पीड से ये ऊपर जा सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी तेज होता है। ठीक है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हम क्या देख रहे हैं? सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, विद इन सेल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। कैसे होगा ये? दो मेथड कौन से? एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट? निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और चीजें जो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट मतलब सांद्रता प्रवणता के अनुरूप चीजों का परिवहन होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में। एक्टिव में क्या होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रता प्रवणता के विपरीत चीजों का परिवहन होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर एटीपी खर्च होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। एटीपी और एनर्जी नॉट कंज्यूम। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी और एनर्जी इज कंज्यूम, यानी एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट को जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर दो मेन प्रोसेस आते हैं। एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की बात हम करते हैं नॉर्मली सॉल्यूट के लिए, डिफ्यूजन की बात करते हैं सॉल्यूट के लिए, ऑस्मोसिस की बात करते हैं सॉल्वेंट या वाटर के लिए। डिफ्यूजन के लिए परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस जो है उसमें हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। और डिफ्यूजन जो है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, यदि कोई वाहक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपल डिफ्यूजन, अदरवाइज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य परिवहन। तो ये सारा होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। कहां पर? सेल टू सेल या विद इन द सेल। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर ये होता है किसके द्वारा? या तो जाइलम के द्वारा, बाय जाइलम, और बाय फ्लोएम। जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर, इनऑर्गेनिक, मिनरल्स, some organic compound, some hormones, जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा यदि बात करें तो किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? मेनली ऑर्गेनिक फूड। सर ये आप क्या लिखे? एक सिंपल है और उसके बाद क्या है? फैसिलिटेटेड, सुसाध्य। इनऑर्गेनिक, मिनरल, हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो जाइलम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया सर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इस तरह याद करना है क्या, ये रटना है क्या? रटना नहीं है बिल्कुल भी, सारे एक प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे, समझते हैं, अपने आप पता लगेगा कि क्या होगा। देखो, यदि मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्या है ये? एक पेड़ है। अब तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं है लेकिन इसके पास भी वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमको पता है जाइलम के द्वारा पानी ऊपर जाता है और रूट से लेकर के और अपर पार्ट, और फ्लोएम के द्वारा भोजन जो है वो नीचे आता है। यानी ऐसा मान लो कि दो ट्रेन चल रही है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। जाइलम नाम की ट्रेन है, फ्लोएम नाम की ट्रेन है। जाइलम नाम की ट्रेन जो है उसकी डायरेक्शन फिक्स है, कहां से कहां जाएगी? रूट से लेकर के और लीफ तक चलेगी।
और फ्लोएम नाम की ट्रेन जो है वो नॉर्मली लीफ से लेकर के रूट तक आती है। फिक्स हो गया, ठीक है। तो हर वो चीज जो प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करेगा या रूट में बनेगा, उसे प्लांट के ऊपर वाले भाग तक ले जाना है। कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा। हर वो चीज जो लीफ में बन रही है, अपर पार्ट में बन रही है, वहां से नीचे वाले पार्ट तक यदि आना है तो फ्लोएम के थ्रू आएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। अब जो पानी, मिनरल, खनिज यहाँ पर रूट में है, या कोई हार्मोन जो रूट में बनता है, वो ऊपर जाना होगा तो किससे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जाइलम से। तो इसीलिए ये सारे जाइलम से जाएंगे। कोई हार्मोन या कोई भोजन या कोई मिनरल जो ऊपर वाले पार्ट में है और उसकी रिक्वायरमेंट लोअर पार्ट में होगी तो किससे जाएगा? फ्लोएम से जाएगा। तो इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो कि किसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है और किसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। अब देखो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में जब हम बात करें सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन की, एक सेल ये है, एक सेल ये, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। सेल के अंदर ये वैक्यूल है, चीजें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी? डिफ्यूजन के थ्रू कोई चीज अंदर आ सकती है, यदि बाहर सांद्रता ज्यादा है, अंदर सांद्रता कम है। एक तरीका ये होता है। फिर इस सेल से अगले सेल में कैसे जाएगी बताओ? ये जो पदार्थ यहाँ पर आए डिफ्यूज होकर के दूसरी वॉल तक पहुंचेगा और यहाँ से वापस से नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? किसके द्वारा जा रहा है? सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हो रहा है? यदि सांद्रता प्रवणता के अनुरूप है तो पैसिव के द्वारा, विपरीत है तो एक्टिव के द्वारा। क्या इन दोनों प्रक्रियाओं के अलावा भी कोई प्रोसेस है जो इसे हेल्प कर रहे हैं? बताओ, कर रहे हैं क्या? डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा भी कोई प्रोसेस है जो इसे हेल्प कर रहे हैं? नो सर। यस, हेल्प कर रहे हैं। ये जो वेक्यूल है इसके अराउंड साइटोप्लाज्म जब घूमता है ऐसे, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। तो डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सप्लीमेंटेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। तो तीन प्रोसेस हो गए मेरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक और भी चीज हो गई क्या? सप्लीमेंटेड बाय भी आएगा। स्ट्रीमिंग, यानी कोशिका द्रव्य प्रवाही गतियां, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर हो गई बात? हेलो सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये प्लाज्मोडेस्माटा भी आएगा क्या इसमें? प्लाज्मोडेस्माटा आएगा बिल्कुल। कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जाएगा वो प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प से जाएगा। यानी प्लाज्मोडेस्माटा किसमें हेल्प कराएगा? या तो डिफ्यूजन में या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में। देखेंगे उनके बारे में बाद में। ठीक है सर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगा साइटोप्लाज्म का वैक्यूल के चारों तरफ घूमना। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो घूमता रहता है वैक्यूल के चारों तरफ, और उसमें साथ में जो पदार्थ डिसॉल्व है या नहीं है वो उसके साथ में क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। सर तो वो तो अपने सेल में घूमता होगा ना, तो फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ट्रांसफर करता है? जैसे अपनी सेल में इधर से मान लो इधर दीवार है, इधर एक दीवार है, उस दीवार से कोई मॉलिक्यूल एंटर हो गया, अब दूसरी सेल उस साइड है तो उधर जाना पड़ेगा ना उसे। कैसे जाएगा? यहाँ से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। अब दूसरे में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? यस सर, थैंक यू सर। अब साइटोप्लाज्म घूमता है, वो कैसे घूमता है? पंखा कैसे घूम रहा है भाई? क्लासरूम के अंदर घर में पंखा कैसे घूमता है? कैसे घूमता है सर? गोल गोल घूमता है। घुमा रहे, लाइट दबा रहे तब घूम रहे हैं। तो क्या हमारे सेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म को घुमाती है? कौन घुमाती है? सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वगैरह भी तो है सेल के अंदर। अब एक एक करके डिटेल में देखेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है? चीजों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम lower concentration to सांद्रता के अनुरूप हायर concentration to lower concentration। without expenditure of energy। बिना एनर्जी या ऊर्जा खर्च किए गए पदार्थों का या अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। सही बात है क्या? अब विसरण की दर, डिफ्यूजन की दर जो होगी, रेट होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? पार्टिकल के साइज पे। डिपेंड्स ऑन ओके पार्टिकल साइज और मॉलिक्यूलर के फॉर्म में बात करें तो मॉलिक्यूलर रेट जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना क्या होगा? कम की ज्यादा होगा। साइज जितना कम डिफ्यूजन उतना ज्यादा। डेंसिटी जितनी कम डिफ्यूजन उतना फास्ट। डेंसिटी जितनी कम होगी डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा डिफ्यूजन उतना फास्ट। प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। और सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन सबसे कम, लिक्विड में सबसे ज्यादा, गैसेस में सबसे ज्यादा। सर सांद्रता भी आएगी क्या? सांद्रता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर। अब डिफ्यूजन क्या होता है बहुत सिंपल तरीके से हमने समझ लिया है। क्या डिफ्यूजन की प्रोसेस लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होती है कि नहीं? Is the process of diffusion is dependent on living system? विसरण जो है वो जीवित तंत्र पर निर्भर करता है। सही गलत? जरूरी तो नहीं है। सही गलत? सही। सही। तो फिर क्या तुम अपने घर पे जब पूजा करती है, अगरबत्ती जलाती है, तो उसका धुआं पूरे घर में मिश्रित होता है कि नहीं होता है? जैसे जरूरी नहीं है, लिमिट होता है। डिफ्यूजन जीवित तंत्र पे निर्भर करते नहीं। डीओ के मॉडल भी यदि आपको प्रेस करूंगा, ओपन करूंगा, तो डीओ के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे। ठीक है, तो जीवित तंत्र पर निर्भर करते नहीं होती है, चाहे लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, दोनों में डिफ्यूजन होता है। क्या होता है डिफ्यूजन में? विसरण दाब क्या है? तो बच्चा बताना चाहता है विसरण दाब क्या है? बोलो। बोलो।
पराशरण दाब पता है सर, वैसा ही होता है क्या ये भी? बताओ क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर पता है? बताओ मिश्रण दाब भी बताओ, केमिस्ट्री में तो पढ़ते हो सॉल्यूशन में। हाँ सर, वो जो मतलब जो जिसके साथ मतलब जो जाने से रोकते हैं ना, जो कम से कम जो दाब हम लगाते हैं जिससे वो ना मतलब विचलित ना हो पाए, उस क्रिया को रोकने के लिए। ऐसे सर पढ़ाई सर आयन किसी माध्यम पर विचलित होते समय मतलब एक दाब लगाते हैं, उसी को ऐसा। माध्यम पर जो दाब लगता है वो ये डीओ की बोतल, इस डीओ की बोतल में नई ग्रिप लाया होगी, तो इसके अंदर डीओ के बहुत सारे, डीओ मतलब डीओडोरेंट, तो डीओडोरेंट जो है उनके मॉलिक्यूल्स से भर भर के हैं बहुत सारे। तो क्या इस बोतल के अंदर जो डीओ का मॉलिक्यूल है उसका कुछ मिश्रण दाब होगा क्या? यस सर। क्या होगा? ये डीओ के मॉलिक्यूल इसके कंटेनर के वॉल पे जो दाब लगा रहे हैं वही दाब इसका मिश्रण दाब है, सही कि गलत? यस डीओ सर। के मॉलिक्यूल्स या जो डिफ्यूज होने वाले पदार्थ हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो दाब लगाते हैं भित्ति के ऊपर जिसके अंदर वो उपस्थित हैं उसे हम मिश्रण दाब बोलते हैं, सही कि गलत? सही है सर। तो बच्चों बोले मिश्रण तो हो नहीं रहा तो मिश्रण दाब कैसे होगा? अरे मिश्रण हो रहा है, अंदर भी एयर के अंदर प्रेजेंट और कंटेनर के वॉल पे दाब लगा रहे हैं, तो जो भी दाब लगा रहे हैं वही उसका मिश्रण दाब है। और जैसे ही मैं इस डीओ की बॉटल को प्रेस करता हूं वैसे ही क्या होता है, यहां से उसी दाब से ये डीओ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। दोनों तरीके से बोल सकता हूं कि डीओ के मॉलिक्यूल जब कंटेनर के वॉल पे वॉल जो प्रेशर लगा रहे थे वो उसका डिवीजन प्रेशर है, या फिर उतने ही प्रेशर से विस्तृत होंगे बाहर माध्यम में, यानी वह दाब जिसके द्वारा कोई मॉलिक्यूल जो है माध्यम में विस्तृत होते हैं उसे विसरण दाब कहते हैं। एक ही बात। वो बच्चे बोल रहे हैं कि इस दाब को अगर निकालना है तो जिस दाब से बाहर निकल रहे हैं उतना ही दाब यदि इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तो डिफ्यूजन होना रुक जाएगा, जितना दाब मैंने लगाया उसे ही विसरण दाब कहेंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी एक ही परिभाषा को बोलने के तीन तरीके हो गए। जिस दाब से अंदर भरा हुआ है वो विसरण दाब, उसी दाब से ये मीडियम में डिफ्यूज होगा और रोकने के लिए हमें उतना ही दाब विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा तो वो रुक जाएगा। तो तुम इसको तीन तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, तीनों ही सही होंगे। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चे? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है कि रोकने के लिए और रोकने के लिए, वो सब नहीं। सबसे सिंपल डेफिनेशन कौन सी है? द अमाउंट ऑफ प्रेशर, the amount of pressure applied by the molecules of diffusible substance, molecules of diffusible substance on medium। जो पदार्थ मिश्रित हो रहा है उसके अणुओं द्वारा माध्यम पर जो दाब लग रहा है उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। और फॉर्मूला जो तुमने अपने जीवन में पढ़ा है, P = nRT एनआरटी n/VRT और P = CRT। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, यानी जितनी सांद्रता प्रवणता ज्यादा होगी उतना ही मिश्रण दाब ज्यादा होगा, उतना ही मिश्रण का दर ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर है। स्क्रीनशॉट लेने ले लो। हो गया सर। अब देखो, अब एक क्वेश्चन
मोल प्रेशर को बाद में बात करेंगे सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर दो एक बराबर कंटेनर, दो कंटेनर है बिल्कुल बराबर वॉल्यूम की, और इन दोनों के अंदर मैंने गैस रखा है, यहाँ पर रखा मान लो 2518 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, यहाँ पर CO2 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंटेनर है, ये बताओ जैसे इन दोनों को कनेक्ट किया है विसरण की दिशा क्या होगी, ए से बी कि बी से ए कि कुछ भी हो सकती है, क्या होगा कि विसरण नहीं होगा, क्या होगा, ए से बी नहीं होगा सर। सर नहीं होगा। बी से सर। सर ए से बी। ऑप्शन देता हूं, ए से बी, बी से ए, नो डैश। कितने बच्चे बोलते हैं ए से बी, कितने बोलते हैं बी से ए? यस सर, बी से। सर बी कितने से बच्चे? सर बी से ए। नो सर। क्यों बी से? सर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है ऑक्सीजन से। बी से ए वाला जवाब जो है वो महागलत, क्योंकि यहां पर तुम यदि मॉलिक्यूलर वेट तुमको पता भी होगा तो तुम लास्ट से निकालोगे तो पी ना, और पी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। ये तो वैसी बात हो गई कि दो बच्चे हैं, आहुति है और दिवेश है, दो बच्चे हैं, निर्मला आहुति के पास 500 रुपए हैं। सर मेरा नाम नहीं लेते आप। और 10-10 के नोट है आहुति के पास, दिवेश के पास, और आहुति के पास 500 का एक नोट है। कौन गरीब? तुम बोल रहे हो कि आहुति गरीब है 10-10 के नोट, नहीं दिवेश गरीब है 10-10 के नोट, ऐसा बोल रहे हो भाई? दोनों का 500 रुपए है ना, देखोगे क्या प्रेशर, क्या देखोगे बोलो? सर पैसा देखेंगे, पैसा। क्या देखोगे? 500 का नोट को। टोटल कितना है? तो बच्चे जो तुम प्रेशर कैलकुलेट करते, प्रेशर ही दे दिया मुझे, तो अब क्या होगा? सर मैं तो नहीं की थी ना। तो इसका सही आंसर होगा, देखो दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है तो डिवीजन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसका थर्ड जो आंसर है वो सरासर गलत है। क्या होगा? मुझे सोचिए क्या हो रहा है। सर बहुत कैसे कर दिए? बीच में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा ना ये बीच में आया हुआ 3-4 साल पहले। सर तो दोनों, सर सुनो ना, दोनों बराबर है तो वो गति ही क्यों करेगा? गति क्यों करेगा? वो गति इसीलिए करेगा क्योंकि तुमको यदि क्वेश्चन सही करना है तो तुम्हें आर्ग्यू करना पड़ेगा, और तुम्हें मछली की आंख ही देखनी पड़ेगी। मछली की आंख देखोगे तो ही निशान सही लगेगा, समझ गए क्या? चिड़िया पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो चिड़िया की आंख देखनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा निशान सही बैठेगा। तो सर वो है कि हम जब डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन किसका? O2 का कि CO2 के? दोनों का। तो एक एक करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे O2। तो चैम्बर A के अंदर O2 जो है उसका प्रेशर 5 atm है, तो B के अंदर O2 का प्रेशर 0 atm होगा।
और गैस जो है O2 जो है वो A से B की तरफ जाएगी। जब CO2 को देखोगे तो A चैम्बर में CO2 का की कंसंट्रेशन 0 atm और B में क्या होगा 5 atm, यानी CO2 का ट्रांसफर B से A होगा, यानी एक गैस जाएगी इधर O2, CO2 आएगा इधर, और ये कब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों साइड पार्शियल प्रेशर इक्वल न हो जाए, until partial pressure of O2 and CO2 each are equal, become equal at both sides. आई बात समझ में? तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि O2 का डिफ्यूजन O2 की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, CO2 का डिफ्यूजन CO2 की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है? और अल्टीमेटली जब दोनों साइड इधर O2 उधर O2 बराबर ना हो जाए, इधर CO2 बराबर ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। तो एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ते हो तो diffusion of one substance is not affected by the presence of another substance, उसी को मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। diffusion of one बताइए ना सर जो आप लिखे हो ना उसको हिंदी में बताओ ना। affected by presence of another। जब हम दो अलग अलग पदार्थों के मिश्रण की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, जब हम दो अलग अलग पदार्थों के मिश्रण की बात कर रहे हैं तो एक पदार्थ के मिश्रण की दर दूसरे पदार्थ की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। जैसे यहाँ पर O2 और CO2 को देख रहे हैं तो O2 के मिश्रण दर सिर्फ O2 की सांद्रता में जो प्रवणता है उस पर डिपेंड करेगी, CO2 के मिश्रण दर CO2 की सांद्रता प्रवणता में जो डिफरेंस है उसके ऊपर निर्भर करेगी। एक दूसरे के प्रेजेंस से वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि O2 5 atm CO2 5 atm तो बस बंद कर दो, नहीं, दूसरे की उपस्थिति से मतलब नहीं है हमको तो O2 को कंपेयर करना होगा, CO2 को कंपेयर करना होगा। सर अगर क्या बोलते हैं, जैसे वो जो दो बीकर है ना, उसमें अगर एक बीकर जैसे O2 पे अगर बोले कि 2.5 कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर मतलब B से A की तरफ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ना। क्या ए में क्या करना चाहते हो? अगर वहां पर मतलब CO2 की मात्रा को थोड़ा भी बढ़ा दे हम लोग, 2.5 करना चाहते हैं आप? हाँ ये आएगा तो ये इधर ऐसे उल्टा आएगा ना। क्यों? इधर 5 इधर 2.5 इधर से इधर ही आएगा ना। हाँ कब तक? जब तक दोनों तरफ CO2 का पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। समझ गए? अब नीट में क्या क्वेश्चन आया था वो भी सुन लो। नीट में आया था कि यदि वातावरण में O2 की मात्रा बढ़ जाए या O2 की सांद्रता में परिवर्तन हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई जो वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है तो वाटर की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। आसपास में दूसरी गैस की सांद्रता बढ़े या कम हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अनलेस एंटिल उसका कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। मिश्रण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिश्रण में वाटर की कंसंट्रेशन में कितना ग्रेडियंट है उस पे ही डिपेंड करेगा, दूसरी गैस पे डिपेंड नहीं। तो मुझे लगता है कि मिश्रण का जो एक बेसिक कांसेप्ट है वो तुम्हारे माइंड में आ गया। तो मिश्रण दो प्रकार का है, कौन कौन सा? एक होता है सरल मिश्रण, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा होता है सुसाध्य मिश्रण, फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन वो जिसमें कैरियर प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड
यदि कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है तो क्या बोलोगे उसे? सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा? वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कैरियर प्रोटीन इज इक्वल, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो क्या बोलते हैं उसे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, साध्य विसरण। एग्जांपल बताओ किन पदार्थों का सिंपल डिफ्यूजन होता है? उसका गैसेस, O2 CO2 हो गया सिंपल डिफ्यूजन से है, और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, वसा विलय पदार्थ उसका झिल्ली से आराम से क्रॉस कर सकते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका होगा? वाटर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस, ठीक है, इनका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब मैं बोलूं कि सिंपल डिफ्यूजन इज द ओनली मीन ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर इसको जो आप सिंपल लिखो उसको ओनली विसरण बोलेंगे और इसको सुसाध्य विसरण बोलेंगे ना, फैसिलिटेटेड को? सिंपल का मतलब सरल, ओके सर। सरल विसरण और सुसाध्य विसरण। ऐसा बोलना चाहता हूं कि गैसों का केवल और केवल सरल विसरण होता है, सही कि गलत? गैसों का केवल और केवल सरल विसरण ही होता है, सही कि गलत? सर सही। Simple diffusion is the only mean of gaseous transportation in plants and animals. Absolutely correct. Yes sir. गैस का हमेशा सिंपल डिफ्यूजन से ही जाएंगे, ठीक है? देख लो तुम, O2 है, CO2 है और कोई गैस है तो कैसे जाती है? सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है? अब क्यों ऐसा हो रहा है कि इनको कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको है क्योंकि तुमको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में होती है किसकी? बाइलेयर। बाइलेयर व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन। बाइलेयर लिपिड। हाँ सर। और बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में पड़ेगी, वो प्रोटीन आंशिक रूप से इसके अंदर डूबे हुए हो सकते हैं या पूरी तरीके से डूबे हुए हो सकते हैं, कुछ आंशिक रूप से डूबे हुए कैरियर मॉलिक्यूल होंगे, कुछ इस तरीके से पूरे में पूरे अंदर डूबे हुए कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे। और यदि इनमें आर पार छेद जैसा हो तो इन्हें हम टनल प्रोटीन या पोलिन चैनल्स भी बोलते हैं। ऐसे होते हैं पोलिन चैनल्स जिनमें आर पार क्या है? छेद है। अब वो पदार्थ जो इस लिपिड में सॉल्युबल है या गैस वगैरह है, वो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये है सरल विसरण। जो लिपिड से जा पाए, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके ऊपर आवेश है या वो ध्रुवीय प्रकार के हैं कि लिपिड बाइलेयर उसे जाने नहीं देता। तब क्या करता है? यदि ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप ये वाहक प्रोटीन से जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई बात समझ में? तो ऐसे दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा हो रहा है। क्या है? ये है वाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और पूरी चैन सबका है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई?
सर एक्वापोरिन कहाँ पर होगा? वो भी ऐसे ही होता है क्या? तुम हाँ, एक्वापोरिन भी मेम्ब्रेन पे ऐसे ही होता है। ठीक है, अब ये वहां तो फैसिलिटेटेड डिफिकल्ट प्रोटीन है, ये प्रोटीन या तो अपनी जगह पर फिक्स हो सकते हैं, या तो ऐसे हो सकते हैं जैसे तुम देख रहे हो फिक्स, या फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं जो मेम्ब्रेन पे रोटेट करते हैं, जैसे ये कैरियर प्रोटीन हमने देखा क्या, ये मॉलिक्यूल है जिसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मॉलिक्यूल जो वो गया और जाके यहाँ पर फिट हो गया, क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, किसका, कैरियर ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कैरियर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इस तरीके से घूम, और ये घूम करके क्या हुआ, से घुमा और इस तरफ आ गया, जैसे घूम गया और इस तरीके से आ गया, और आके इसने इनर साइड पे क्या किया, जिस पदार्थ को बाहर से पकड़ा था उसे अनलोड कर दिया। तो वो कैरियर प्रोटीन क्या है, इस तरीके से घूम करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, या फिर अपनी जगह पर फिक्स हो सकता है, उसके अंदर टनल वगैरह प्रेजेंट हो सकती है। तो दोनों ही टाइप के कैरियर प्रोटीन जो है वो फिर से क्या करेगा, वापस से रोटेट करेगा अनलोड करने के बाद में, और फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा, तो बार-बार ऐसे चलता रहता है, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। यदि सांद्रता प्रोंडा के अनुरूप कर रहा है, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन लो, यदि सांद्रता प्रोंडा के अनुरूप ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो एटीपी खर्च करेगा क्या, बोलो ना, नहीं करेगा। यदि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाता तभी एटीपी खर्च करता, ये होगी बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा रोटेशन के लिए एटीपी खर्च, जरूरी नहीं, क्यों नहीं लगता, क्या तुमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताया क्या, आखिर ये मूवमेंट कैसे हो रही है, ये ज्यादा जूम हो गया कैसे, सर रहने दीजिए, कम से कम बड़ा तो दिखता है। क्या तुम्हें स्क्रीन जूम दिख रही है क्या, यस सर। सर चल ठीक जाएगा है, सर। रहने दीजिए ना, अच्छा है, बड़ा दिखता है। ठीक है। तो क्या होता है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि रोटेट करने में हमेशा एटीपी खर्च होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। पहली बात ध्यान रखना, जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम जाएगा एटीपी खर्च नहीं होगी, मींस नहीं होगी। प्रोटीन की जो मूवमेंट हो रही है, उस प्रोटीन की मूवमेंट को समझने के लिए तुम्हें प्रोटीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझना, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन के पढ़ा था, तब तुमने बताया था कि ये पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट यहाँ पे चार्ज, ये नॉन पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट है यहाँ पर चार्ज, ये नॉन पोलर। अब यहाँ पर एक और प्रोटीन है, और इस प्रोटीन ने अपने अमीनो एसिड को कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है, कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है कि इस वाले पार्ट में जो चार्ज पोर्शन है वो बाहर की तरफ, यानी ऐसे अमीनो एसिड जो पोलर टाइप के वो बाहर की तरफ निकले, और ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर चार्ज है इस वाले पार्ट में वो अंदर की तरफ, यानी अमीनो एसिड जो है वो पूरा टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन, कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है, कुछ जगहों पे जो चार्ज है, कुछ जगहों पे वही चार्ज पार्ट है वो अंदर की तरफ है। तो क्या ये इसके रिलेशन में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, पोलर पोलर के साथ में आराम से प्यार मोहब्बत से रहेगा, नॉन पोलर के साथ में प्यार मोहब्बत से रहेगा। लेकिन जब इसे ट्रांसपोर्टेशन करना होता है उस टाइम पे इनके अंदर कोई मॉलिक्यूल अटैच हुआ, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस स्टार्ट हुए। कैसे कन्फॉर्मेशनल चेंज, ये वाला पार्ट जो है जो बाहर की तरफ था वो अमीनो एसिड आ गया अंदर की तरफ, और जो अंदर की तरफ थे वो चले गए बाहर की तरफ। अरे ये क्या होगा, अब क्या होगा, ये पार्ट इसे धक्का देगा, ये पार्ट इसे धक्का देगा, क्या हो जाएगा, इसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, रोटेट कर सकता है
लेटरल ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, अलग अलग टाइप की मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो जाएगा या अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होती। यानी यदि तुम कहीं पे फर्जी चीजें रख रहे हो तो वो मत रखना। क्यों? क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एटीपी खर्च हो तो मॉलिक्यूल रोटेट हो, और इवन ऐसा हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भी नहीं होता है कि एटीपी खर्च हो और मॉलिक्यूल रोटेट नहीं। कन्फर्मेशनल चेंजेस के थ्रू भी होती है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस में तुम्हें पता पड़ गया कि कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली पास नहीं हो सकते, तो उन्हें कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए। अब यहाँ पर ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इस डिफ्यूजन इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया? देखो, यदि मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही थी तो वो गैस O2 है या CO2 है या नाइट्रोजन है या CO है, क्या इसको कोई मतलब है? क्या कोई मतलब है क्या इसको कि वो गैस ऑक्सीजन है या CO2 है या नाइट्रोजन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है? इस मेम्ब्रेन के पास कोई तरीका है क्या इसको पहचानने का? अभी तो नहीं है। ये तो क्या होगा, डिफ्यूज होकर के एक जैसे ही इसके अंदर चले जाएंगे। यानी कोई भी गैस हो वो इजीली इस तरीके से डिफ्यूज होकर के जा सकती है। लेकिन यदि वो कैरियर मॉलिक्यूल है और इसके पास और है किसके लिए? सिर्फ प्रोटॉन को जाने देने के लिए, तो क्या इससे सोडियम चला जाएगा क्या? नो सर। पोटेशियम चला जाएगा क्या? तो ये पता है कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम चैनल होता है वो किसको जाने देता है? सिर्फ सोडियम को जाने देता है। यदि पोटेशियम चैनल होता है तो सिर्फ पोटेशियम को जाने देता है, दूसरे को जाने नहीं देता है। यानी तुम्हें पता पड़ रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसके खास बात है। क्या खास बात है? बोलो, क्या पता पड़ रहा है? वो एक स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल को ही जाने देता है। विशिष्टता होती है स्पेसिफिसिटी। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट है। दूसरा, मान लो यहां पर मैं इस O2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? मान लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल हो गया। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 10 टाइम कर दी, रेट ऑफ डिफ्यूजन 10 टाइम हो गया। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 100 टाइम कर दी, रेट ऑफ डिफ्यूजन 100 टाइम हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या सर पूरा का पूरा थोड़ी ना जाता है। बिल्कुल पूरा का पूरा जाता है। क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाएगा? सर वो तो उतना ही जाएगा ना जितना में कंसंट्रेशन दोनों साइड का इक्वल ना हो जाए। हाँ हाँ, बराबर बस करना है। साइड इक्वल हो ही नहीं रहा ना, दूसरी साइड खाली पड़ा है, दूसरी साइड 0 है। तभी तो मारेगा, नहीं जाएगा। तभी नहीं जाएगा। नो सर, क्योंकि उधर इम्पटी है तो क्या बोलते हैं, अगर इधर हम 100 लेते हैं तो 50 जाने के बाद उधर तो 50-50 दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो गया ना। तो निकालता जा रहा हूं, जितना उधर जा रहा है खत्म, उधर साइड से निकालते जा रहा हूं। अनंत जगह इधर, अनंत इनफिनिटी स्पेस। तो वापस बढ़ते भी तो जाएगा सर, जितना निकालते जाओगे उतना जाता जाएगा ना। अरे भाई इधर जितना कंसंट्रेशन, तुम जबरदस्ती की कंसेप्ट मत लगाओ, फंडे मत लगाओ। तुमको मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ेगा बढ़ेगा सर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन भी ऐसी बढ़ाती जाऊं तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा?
बढ़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन चैनल है कितने। भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में कितने प्रोटॉन डिफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर 1 सेकंड में कितने प्रोटॉन, यहाँ 1 सेकंड में कितना ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहे हैं। जब प्रोटॉन को डिफ्यूज होने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कैरियर मॉलिक्यूल यदि 10 होंगे तो 1 सेकंड में 10 प्रोटॉन तक निकल सकते हैं। सही बात है कि नहीं? यस। तो ऐसा करने ही है नारायण बच्चे। चलो अब समझो, मुझे एक और समझो। क्या तुमने कभी भूत प्रेत इनके बारे में सुना है क्या? यस यस सर। यस सर। नो सर। जानते हो उनके बारे में, तुमने टीवी में फिल्मों में इन सब में देखा होगा, मुझे लग रहा है। मैं सर सही तो देखे। ऑडिट पिक्चर देख लेना। तो फिर भूत जो होते हैं ना, भूत के बारे में मैंने जो देखा टीवी में और फिल्मों में, दीवार है ना, यहाँ पे मान लो दीवार है, यहाँ पर एक दीवार है और मान लो मैं भूत हूँ, तो भूत जो है यहाँ से चलते चलते जाएगा और दीवार को क्रॉस करके उस साइड में यस सर। दीवार के उस साइड पे खड़ा है, तो यहाँ से हाथ डालेगा, उसका गला मारेगा उससे। कर सकता है क्या ऐसा? सर आप फोन से बाहर डाल के देखो ना, हाथ किसका गला जा रहा है। तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो घुस जाएगा। तो फिर भूत जो है वो क्या कर सकता है, वो वॉल के अंदर पास हो सकता है। यानी भूत जो है वो क्या है, वॉल सॉल्युबल। वॉल सॉल्युबल, तो वॉल सॉल्युबल तो भूत जो है उसमें क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, राइट? नहीं, इनको दीवारें रोक नहीं पा रही, वो आसानी से डिफ्यूज हो रहा है। वही मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके लिए, इंसान। इंसान अब तुम इंसान, मुझे देख इंसान हूं मैं, और यहाँ पर एक दीवार है और मैं इस दीवार को क्रॉस करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? नो सर। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ह्यूमन जो है वो दीवार में घुल नहीं पा रहा है, वो इनसॉल्युबल है और इसीलिए इसका डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई मॉलिक्यूल पास हो पा रहा है, तो भूत की तरह, वो भूत की तरह है जो मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो सकता है और लिपिड सॉल्युबल है और उसके थ्रू पास होकर के सिंपल डिफ्यूजन शो कर रहा है। वही कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो इस मेम्ब्रेन में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्युबल नहीं है, तो उसे पास होने के लिए क्या चाहिए, उसे पास होने के लिए चाहिए कैरियर मॉलिक्यूल। यानी मुझे इस दीवार को क्रॉस करना है तो मुझे क्या चाहिए? रास्ता। क्या है वो? हमारे कमरों में क्या होता है वो? दरवाजा। दरवाजा। तो दरवाजे जो है ना, वही है कैरियर प्रोटीन। हमारे लिए दरवाजे ही कैरियर प्रोटीन है। हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं, हमें दरवाजों के थ्रू ही जाना पड़ेगा और वो दरवाजे खुले बंद हो सकते हैं, कभी खुल सकते हैं, कभी बंद हो सकते हैं, ऐसी सब पावर होती है। कुछ जो है यदि बंद होने वाला सिस्टम नहीं डायरेक्टली ओपन रहता, हमेशा वैसा भी हो सकता है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि हम जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर निकलने के दरवाजे चाहिए, हम वॉल से सीधे नहीं निकल सकते, और भूत जो है वो वॉल से सीधे निकल सकते हैं, उनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। अब उसी बात पर आ रहा हूं जो थोड़ी देर पहले जाते। अब मैंने क्या किया, अब मैंने मान लो एक क्लास के अंदर, ये क्लासरूम जो हमारी है, इसके अंदर मैंने भूतों की संख्या बढ़ानी स्टार्ट की, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बढ़ानी स्टार्ट की। क्या भूतों का डिफ्यूजन दीवारों से बाहर निकलना बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। यस सर। यानी यहाँ पर भूतों जो चीज सिंपल डिफ्यूजन कर रही है, यदि इसकी सांद्रता बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। लेकिन यदि मैं ऐसा मान लूं कि इस क्लासरूम में सिर्फ 4 दरवाजे, जो क्लासरूम है इस क्लासरूम में सिर्फ 4 दरवाजे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक,
पहले इस क्लास में सिर्फ 10 बच्चे थे, करीब तो 10 में से डिवीजन में एक सेकंड में एक बाहर जा रहा है। अब मैंने क्लास को बच्चों की संख्या 20 कर दी, दूसरा ग्रुप बढ़ गई है, बच्चे जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्या क्लास से बाहर निकलने वाले बच्चों की संख्या डबल हो जाएगी? क्या एक साथ दो बच्चे बाहर निकल सकते हैं? नो। क्यों नहीं निकल सकते? दो दरवाजे, एक उधर से निकल गए, एक इधर से निकल, एक सेकंड में दो बच्चे बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं? यस सर, निकल सकते हैं। बच्चों की संख्या 30 कर दी, 30 कर दी, तो क्या तीन बच्चे एक साथ बाहर निकल सकते हैं क्या? यस सर। यदि मैंने बच्चों की संख्या 40 कर दी तो क्या एक बार में ये इस क्लासरूम से 4 बच्चे बाहर निकल सकते हैं क्या? यस सर। निकल सकते हैं। यदि मैंने 50 कर दिए बच्चे तो क्या 5 बच्चे एक साथ में बाहर निकल सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नो। सांद्रता बढ़ा रहे थे, फैसिलिटी डिफ्यूजन की रेट बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब तो क्या हुआ? अब तो सारे दरवाजे ऑक्यूपाइड है, हर सेकंड में दरवाजे पे आगे भीड़ लगी हुई है और चार दरवाजे एक साथ चार ही निकल सकते हैं। बच्चों की संख्या 100 कर दी, क्या 10 बच्चे एक साथ बाहर निकल जाएंगे क्या? नो सर। कितने निकलेंगे? 4 ही निकलेंगे। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम देखते हैं कि सांद्रता बढ़ाते हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहा था मैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं? हम जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पहले तो बढ़ता है, देन उसके बाद में क्या हो जाता है? देन बिकम्स कांस्टेंट। उसके बाद रेट ऑफ डिवीजन कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जितने भी सेल के अंदर मान लो 100 कैरियर मॉलिक्यूल हैं तो 100 के 100 एक साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे। उसके बाद वो 100 की रेट से ही भेज पाएगा, पर सेकंड में 101 भी नहीं कर पाएगा। यानी जब सांद्रता बढ़ती है सैचुरेशन में तो रेट ऑफ डिवीजन पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। परिवहन संतृप्तता। क्वेश्चन पूछेंगे कि परिवहन संतृप्तता किसमें होती है? सिंपल डिफ्यूजन में कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? तो क्या बोलोगे? डिफ्यूजन में। क्यों? क्योंकि वहां पर पाथ प्रोटीन की संख्या फिक्स होती है। क्या बात क्लियर हो गई आप सबको? सर आपके माइक से अजीब से साउंड आ रहे हैं। हाँ, अभी भूतों की बात कर रहे थे इसलिए। ठीक सर भूत आ गया सर। सच में अजीब से साउंड आ रहे हैं। हाँ सर आ रहा है। अरे भूतों की बात कर रहे थे बच्चे, तब तुमको वही समझ में ही आता है। नॉर्मल बात कर रहा था समझ ही नहीं आ रहा था, भूतों की बात की तुरंत ही समझ में आ गया। पता नहीं कौन सी कैटेगरी में हो। सर तो घर के दरवाजे से निकलेंगे तो भी यही याद आएगा। तो यही याद आएगा। अब देखो एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में कि मान लो कि यदि मैं ऐसा बोलूं कि भूत की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, वो बाहर निकल रहा है, दीवारों से, छत से बाहर निकल रहा है डिफ्यूज होकर के। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है, क्या हमारे पास कोई ऐसा ताला है जिसे हम लगा दे तो भूत का डिफ्यूजन जो है वो ना हो, उसे हम रोक सके? नींबू मिर्ची। नींबू और मिर्ची। नींबू मिर्ची लटका दो, भूत खा के चला जाएगा उसे। खतरनाक वाला भूत है। नहीं सर टीवी में दिखाता है ना, अभी आता है सीरियल, उसमें ऐसे दिखाता है। खतरनाक वाले हैं, अंग्रेजी मूवी वाले हैं उनको भी। हाँ बबूत सर। इंग्लिश मूवी में देखते हो ना वैसे बेला ना, वो क्रॉस भी नहीं मानते हो। तो अंग्रेजी मूवी वाले भूत बहुत खतरनाक होते हैं, उनके लिए तो पता नहीं क्या ही करना पड़ता है। सर अच्छा सा तांत्रिक रखना पड़ेगा तब तो। तांत्रिक वाले बुलाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, रुक ही नहीं रहा है। लेकिन यदि मैं तुम्हें बात करूं कि बहुत सारे यहाँ पर ह्यूमंस हैं, वो रूम में से बाहर निकलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि इनको बाहर ना निकलने दे, क्या कोई ऐसा चीज है तुम्हारे पास जिसे तुम उसे रोक सकते हो? सर दरवाजा बंद करने की ताला लगा कुंडी लगा के ताला मार दोगे? यस, रस्सी में बांध देंगे सबको। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यही हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्लांट या एनिमल में देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं किससे? इनहिबिटेड बाय
can be inhibited by a protein side chain inhibitor. Protein side chain inhibitor. यदि सोडियम चैनल है मान लो, और मान लो वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल है, तो हम वोल्टेज चेंज करके उस चैनल को बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कुछ तरीके होंगे या कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल होंगे जिनके द्वारा हम उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं या परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसमें हम डिफ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में उसे रोका नहीं जा सकता है, इनहिबिटर से वो अफेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया बात? तो क्या क्या बात मैं चल गई कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसके अंदर वाहक क्लोरीन की आवश्यकता होती है, उसके अंदर स्पेसिफिसिटी होती है, विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट चैनल या प्रोटीन होंगे, उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे हम ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन बोलते हैं। और जो प्रोटीन साइड चेन इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब फैसिलिटेटेड वो कितने मॉलिक्यूल्स को एक बार में जाने देता है, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है यूनिपोर्ट और एक होता है कोर ट्रांसपोर्ट। यदि एक बार में एक ही मॉलिक्यूल को जाने देता है तो यूनिपोर्ट, एक बार में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल को जाने देता है तो कोर ट्रांसपोर्ट। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं तो सेम पोर्ट, यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं तो एंटी। मतलब मान लो ये सोडियम चैनल है और सोडियम चैनल जो है वो सिर्फ सोडियम को जाने देता है, एक बार में एक मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने देता है। सोडियम मतलब सोडियम, तो इसी का बोलेंगे यूनिपोर्ट। सिंपल मान लो ऐसा चैनल है जो सोडियम और क्लोराइड दो मॉलिक्यूल को जाने देता है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट बोलोगे, यानी एक मॉलिक्यूल जो है वो और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो दोनों अलोंग द कंसंट्रेशन के लिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे सिंपल। और यदि कोई दो मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होने देता हो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसे क्या बोलोगे एंटी। समझ गए क्या? तो सिंपल यदि दो मॉलिक्यूल एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे हो, दो मॉलिक्यूल एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंटीपोर्ट, एक बार में एक ही जाता हो तो यूनिपोर्ट, ऐसा होता है। और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पोरीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एक्वापोरिन्स बोलते हैं। और हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स होते हैं, हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिटेल पढ़ोगे तो ह्यूमन के अंदर 30 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स होते हैं, ठीक है। बट हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक्वापोरिन 8 डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अभी उतना ही ध्यान रख लेना, ठीक है क्या? डिफ्यूजन क्लियर हो गया सब बच्चों को? सर आप क्या बोले, 8 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? पोरीन चैनल से, पोरीन चैनल में छेद होता है, एक्वापोरिन, पानी के लिए पोरीन चैनल एक्वापोरिन, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इतना अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सर, बाय बाय। गुड नाइट सर। ओके बच्चों।